हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ग्रुप थियरी का अगला लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हमने लैग्रेंज थ्योरम एंड रिलेटेड एप्लीकेशन को डिटेल में देखे थे। उसके साथ बहुत चीज स्टडी किए थे, साइक्लिक ग्रुप्स वगैरह, साइक्लिक सब ग्रुप्स के रिलेटेड थ्योरम पोर्शन हमने देखे थे। कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं और वो क्वेश्चन देखने के बाद ही हमारा जो अगला सेगमेंट है यूनिट 3 का, दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप, उस पोर्शन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर m कंटेन्स एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर m देन प्रूव दैट द ग्रुप इज साइक्लिक। अगर किसी फाइनाइट ग्रुप आपके पास है जिस ग्रुप का ऑर्डर m है, मतलब उस ग्रुप में एग्जैक्टली आपके पास m एलिमेंट्स दिए गए हैं, अगर उस m एलिमेंट्स कंटेन करने वाले ग्रुप के अंदर कोई एकाध एलिमेंट होता है उसी ऑर्डर का, है ना, उसी ऑर्डर का अगर कोई भी एकाध एलिमेंट अगर होता है तो वो ग्रुप डेफिनेटली एक साइक्लिक ग्रुप होगा। यही आपको बताना है। तो बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन अब देखिएगा, मैंने लिख करके दिया है अच्छे से कि अगर आप G को एक फाइनाइट ग्रुप कंसीडर करो जिसका ऑर्डर m है और A बिलोंग्स टू G आपका कोई भी एक एलिमेंट है उसी ग्रुप का और उसका ऑर्डर भी m है, तो अगर उसका ऑर्डर m है तो हम क्या लिखेंगे भाई, डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट हम क्या लिख सकते हैं कि a टू द पावर m इज इक्वल टू क्या होगा, e होगा, जहां पे e आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और m इज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑल्सो। क्लियर है? तो अगर a टू द पावर m मतलब a के पावर में m रखने के बाद e आ रहा है, इसका मतलब कि m से पहले तक सारी चीज रखने के बाद e नहीं आएगा। मतलब पहला बार जो आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब ई से स्टार्ट हुआ ना कहानी, जो आप a टू द पावर 0 की तरह ट्रीट कर सकते हो, फिर a पावर 1, a पावर 2, ऐसे कहानी चलता गया। पहला बार ई आया a टू द पावर m जा करके, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट कब तक होगा, a टू द पावर m-1 तक होगा, क्योंकि a टू द पावर m पे वापस e आ जाएगा, फिर a टू द पावर m+1 पे a आ जाएगा, वही सिलसिला चलता रहेगा। तो a टू द पावर m-1 तक सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। So these are all the distinct elements of the group G, and since order of G is m also, और order of G अगर m अगर क्या दिया है हुआ है कि m है, तो हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि G जो ग्रुप होगा वो आपका हो जाएगा a² डॉट a टू द पावर m। तो क्लियरली इसको देख के ही लग रहा है कि सर ये तो एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय द जनरेटर a। क्लियर है क्या? तो ये क्या हो गया आपका, साइक्लिक हो गया। सही है क्या? तो ये हो गया इस चीज का प्रूफ और लॉजिक। इसी के साथ साथ हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नंबर 2 में क्या लिखा गया देखिएगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, प्रूफ दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज 2 एंड ओनली 2 जनरेटर्स। ठीक, तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल आप ये दे सकते हो, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर द ऑपरेशन प्लस। ठीक है, ये साइक्लिक ग्रुप है और इसका जनरेटर आप क्या बोल सकते हो, अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स का बात करूं तो सेट ऑफ इंटीजर्स में अगर मैं, हाँ, सेट ऑफ इंटीजर्स बोलने से नहीं होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आप बोलो। ठीक है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अगर मैं बोलता हूं तो उसमें अगर मैं 1 को जनरेटर की तरह ट्रीट करूं तो 1 को अगर एक बार ऐड किया तो 1 ही मिलेगा, 1 को 2 बार ऐड करूंगा 2 मिलेगा, 3 बार 3 मिलेगा, 4 बार 4 मिलेगा। तो ये चीज चलता जाएगा। मतलब नेचुरल नंबर का सेट अंडर द ऑपरेशन प्लस इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय द जनरेटर 1। आपको प्रूफ करना है कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, दो क्वेश्चन, एक तो हो गया, अगर आपके पास एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 जनरेटर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, उसका मैक्सिमम 2 जनरेटर होगा। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया लेट G इज इक्वल टू दिस, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, देन A इनवर्स इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ G, क्योंकि अगर A को आप जनरेटर कंसीडर कर रहे हो तो A इनवर्स भी उसका जनरेटर हो जाएगा। ये चीज आप ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हो। टू शो दैट A इज नॉट इक्वल्स टू A इनवर्स,
क्योंकि ए को अगर आप जनरेटर कंसीडर कर रहे हो तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा। अभी अगर ये दोनों आइडेंटिकल हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दो चीज दिखाना पड़ेगा, एक तो ये दोनों को अनइक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा दिखाना पड़ेगा कि इन दोनों के अलावा कोई जनरेटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तभी तो ये प्रूफ होगा ना कि देयर आर ओनली टू पॉसिबल जनरेटर्स इन एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। क्लियर है क्या? तो चलिए देखते हैं। और वो जो जनरेटर कौन होगा, एक होगा जो उस ग्रुप का जनरेटर है और दूसरा होगा उसी का इनवर्स। तो अगर ए नॉट इक्वल टू ए इनवर्स को प्रूफ करने के लिए मैं क्या किया, मैं कंट्राडिक्शन यूज कर रहा हूं। मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ए और ए इनवर्स क्या है, इक्वल है। तो देखो अगर ए और ए इनवर्स इक्वल होता है, ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ मान लो ए से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे ई आ गया। ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन कंसीडर करके चल रहे, तो यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ई आ गया। क्योंकि जी तो ग्रुप है ना, तो इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि ए के पावर में 2 आया तो ई के इक्वल आया। मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ ए कितना आ गया, 2। तो ऑर्डर ऑफ ए अगर 2 है तो कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टली यहां से ये भी बोल सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ जी जो होगा वो भी 2 होगा। क्योंकि लेग्रांजेस थ्योरम में आप ये पढ़ के आए हो कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट अगर 2 है तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को भी तो मैं 2 बोल सकता हूं ना, क्योंकि 2 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो बट ऑर्डर ऑफ जी 2 कैसे होगा, क्योंकि जी तो एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो उसमें 2 एलिमेंट कैसे होगा, तो ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गया ना। तो देखो अगर मैं ए और ए इनवर्स को इक्वल मानता हूं तो कंट्राडिक्शन आएगा। मतलब क्या कि ए और ए इनवर्स कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में हमें क्या प्रूफ करना है, सेकंड में हमें ये प्रूफ करना है कि ए और ए इनवर्स ही क्यों, उसके अलावा कोई जनरेटर पॉसिबल क्यों नहीं होगा, ये दिखाते हैं सेकंड पार्ट में। तो उसके बाद हमने कंसीडर किए, देखो टू शो दैट जी डज नॉट हैव एनी जनरेटर अदर देन दिस टू, लेट इफ पॉसिबल, ऑब्वियसली हम मान लेंगे अगेन कंट्राडिक्शन की, मान लेते हैं कि चलो इन दोनों के अलावा और कोई जनरेटर एग्जिस्ट कर रहा है, देखते हैं। लेट इट पॉसिबल ए पावर एम, जहां पे एम नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बी ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ जी। मान लेते ए टू दी पावर एम एक और जनरेटर है इसी साइक्लिक ग्रुप का, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का सारे एलिमेंट्स तो ए के पावर के फॉर्मेट में ही होगा ना। तो मान लेते हैं ना ए टू दी पावर एम एक और जनरेटर है जहां पे ए एम का वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं है, क्योंकि अगर प्लस माइनस 1 होता है तब तो वो ए और ए इनवर्स में से ही 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये जनरेटर है तो इसके पावर में कोई इंटीजर एन रखने से ए का इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आया ना। तो ये होना चाहिए, अगर मैं इसको जनरेटर कंसीडर कर रहा हूं तो ये डेफिनेटली होना चाहिए। तो देखो, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ए टू द पावर एम एन बोल सकता हूं। अगेन मैंने ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया ई और ये आ गया ए टू द पावर एम एन माइनस 1। अभी अब क्लियरली यहां से देखो कि एम और एन, या तो अगर एम को मैं 1 कंसीडर करता हूं तो एन जो होगा वो भी क्या होगा, 1 ही होगा। सही बात है क्या? तो m अगर प्लस माइनस 1 के इक्वल नहीं है तो मैं कभी भी इस चीज को, है ना, इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूं। अभी देखो m और n रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इस चीज को ध्यान से समझो। m और n रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर को, ठीक है, और यहां पे आपने m जो है उसको आपने ये बोले कि ये प्लस माइनस 1 नहीं है, बट फाइनाइट तो होगा ना। प्लस माइनस 1 नहीं है तो क्या हुआ, फाइनाइट तो होगा, क्योंकि वो जनरेटर है ए टू दी पावर एम को, तो एम तो फाइनाइट होना ही पड़ेगा। सिमिलरली एन को भी आपने यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर बोले हो, समझ में आया ना, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन सच दैट, तो एन को भी कोई फाइनाइट इंटीजर बोल रहे हो तो एम एन भी फाइनाइट होगा, तो एम एन माइनस 1 कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो पाएगा। मतलब क्या कि ए टू दी पावर एम एन माइनस 1 अगर ई के इक्वल है तो एम एन माइनस 1 डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ से फाइनाइट होगा। और अगर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ जी को भी फाइनाइट होना पड़ेगा बाय लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये कंट्राडिक्शन अगेन बोल सकता हूँ ना कि जी तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट कैसे हो सकता है। मतलब क्या कि यहाँ से कंट्राडिक्शन आ गया, मतलब ए के पास 2 के अलावा कोई दूसरा जनरेटर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में हमेशा 2 ही जनरेटर रहेगा, एक जो उस ग्रुप का जनरेटर है और दूसरा उसका इनवर्स। क्लियर है क्या?
समझ में आ रहा है ना? तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा आप, है ना, इस लॉजिक को अच्छे से समझिएगा कि जैसे ही हमने यहाँ पे एक और थर्ड जनरेटर कंसीडर किया तो उस जनरेटर, अगर वो जनरेटर है तो वो ए को जनरेट करेगा ना, क्योंकि ए तो उस ओरिजिनल ग्रुप का जनरेटर था, तो ए भी तो कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा ना उस ग्रुप का। तो ए अगर उस ग्रुप का कोई ना कोई एलिमेंट है तो ए को तो जनरेट करना पड़ेगा ना, ए टू द पावर एम को, मतलब ए टू द पावर एम के पावर में कोई फाइनाइट इंटीजर रखने से ए बनेगा। तो वही तो हमने लिखा। तो यहाँ से आ गया mn-1 उसका जनरेटर है, किसका? ए का। बट mn-1 तो फाइनाइट है, बट mn-1 मतलब ऑर्डर ऑफ ए भी फाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ जी भी फाइनाइट होगा बाय लैग्रेंज थ्योरम, तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यही लॉजिक है। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पूछे जा सकते हैं, तो मैंने करा दिया आपको। 1 2 हमारा हो गया। फिर एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं, फिर कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स करेंगे। देखो 6 में क्या बोला जा रहा है? इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G एंड G बिलोंग्स टू कैपिटल G, then prove that GH इनवर्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे कोसेट होगा, ये कैपिटल H होगा, GH इनवर्स इक्वल्स टू G स्मॉल h G इनवर्स फॉर ऑल H बिलोंग्स टू कैपिटल H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये जो चीज़ लिखा गया है इसको हमने क्या प्रूफ करना है? इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो इसको अगर हम सब ग्रुप प्रूफ करेंगे तो कैसे प्रूफ करेंगे कि हम यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट x और y कंसीडर करेंगे और हम दिखाएंगे कि x इंटू वाई इनवर्स इसी चीज़ पे बिलोंग कर रहा है, इसी चीज़ पे बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू GH इनवर्स, अगर हम दिखा देते x इंटू वाई इनवर्स इसी में बिलोंग कर रहा है तो हो जाएगा ना। सब ग्रुप का डेफिनेशन तो वही है, इफ AB बिलोंग्स टू H देन AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, या फिर A इंटू B बिलोंग्स टू H। बहुत सारे सब ग्रुप टेस्ट है, आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं कि x और y हमने दो एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर कर लिया जो इस कोसेट में बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे H1 H2 कैपिटल H सब ग्रुप का एलिमेंट है। तो अभी हमने x y इनवर्स कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इंटू इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स हो जाएगा आपका, मान लो डेफिनेटली आपका H1 G इनवर्स, ये तो सेम रहा एज इट इज, है ना। और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? इस चीज़ को लिख सकते हैं G तो वही रहा, है ना, और ये हो गया आपका, क्योंकि G देखो आपका ग्रुप का एक एलिमेंट है, सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे G और H2 का इन्वर्स आया और ये G इन्वर्स, ठीक है। तो ये आपका कोसेट हो गया। फिर इस जगह पे आप एसोसिएटिविटी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। आराम से एलिमेंट्स के बीच में आप ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करके इनको मर्ज कर दो, है ना। ये G इनवर्स G क्या हो जाएगा? G इनवर्स G हो जाएगा आपका E के एलिमेंट, E के इक्वल, तो H1 इंटू E H हो जाएगा। तो बीच में ये क्या आ जाएगा? H1 H2 इनवर्स आ जाएगा। ये एसोसिएटिविटी बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एसोसिएटिविटी का एप्लीकेशन है। तो ये किसके इक्वल आ गया? अभी H1 H तो एक सब ग्रुप है ना, तो H1 और H2 अगर कैपिटल H का एलिमेंट है तो H1 इंटू H2 इनवर्स भी तो कैपिटल H का एलिमेंट होगा। मतलब ये वाला एलिमेंट जो है वो किसका एक एलिमेंट हो गया? H का एलिमेंट हो गया, क्योंकि कैपिटल H तो ऑलरेडी सब ग्रुप है। तो अगर ये चीज़ कैपिटल H में है तो इस चीज़ को मैं बिलोंग्स टू दिस लिख सकता हूँ, बस इसके जगह पे H लिख दिया, कोसेट। क्लियर है? तो क्लियरली प्रूफ हो गया ना कि x और y अगर इस चीज़ में है तो x इंटू वाई इनवर्स भी इसमें बिलोंग करेगा, है ना। सिमिलरली आप ये भी दिखा सकते हो कि x को अगर आप इस फॉर्मेट में कंसीडर करते हो, मतलब सिमिलरली आप सिमिलरली ना दे करके यही बोल सकते हो, देयरफॉर x बिलोंग्स टू दिस एंड y बिलोंग्स टू दिस इम्प्लाइज x y इनवर्स बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। देयरफॉर G इनवर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। तो बेसिक सब ग्रुप का जो डेफिनेशन है उसके मदद से आपने इस चीज़ को प्रूफ कर डाले। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे और अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। नंबर 7 मैं आपको करा के नहीं दूंगा, ये आपको करना है। मैं बस क्वेश्चन लिखा दिया क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने nth रूट ऑफ यूनिटी आपको स्टार्टिंग के ग्रुप के लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव, इसको मैंने ग्रुप ऑलरेडी आपको प्रूफ करके दिखा दिया था, अभी बस इसको आपको साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना है। याद होगा आपको वो अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, है ना,
1 अल्फा टू द पावर r तक मैंने ये प्रूफ किया था। तो ये साइक्लिक है, क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि एक ही एलिमेंट से बाकी सारे एलिमेंट जनरेट हो रहा है ना। अल्फा को आप जनरेटर बोल सकते हो, ठीक है, जो e टू द पावर आयोटा पाई बाई n था, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को आप जाके ध्यान से देखोगे आफ्टर स्टडिंग साइक्लिक ग्रुप, तो इजीली ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। इसमें नया कुछ नहीं है, ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे दूंगा यहाँ से, क्योंकि मैं 9 कराने वाला हूँ। अगर मैं 9 करा के देता हूँ तो 8 आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं 3 और 4 आपको होमवर्क दे दूंगा, और मैं करा के दूंगा आपको 5। तो 5 और 9 अगर मैं करा के देता हूँ तो मैं बिल्कुल उम्मीद कर सकता हूँ कि 3, 4 और 8 आपसे हो ही जाना चाहिए। क्लियर है? एक क्वेश्चन समझने से बाकी आप इजीली खुद से कर लोगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, देखिए नंबर 9, फाइंड ऑल साइक्लिक सबग्रुप्स ऑफ द ग्रुप। चलो ये पहले बताते, बाद में ये बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको बोला गया है कि इस ग्रुप का जितने भी पॉसिबल साइक्लिक सब ग्रुप होगा वो आपको निकालने। फाइंड ऑल पॉसिबल साइक्लिक सब ग्रुप। क्लियर है क्या? फाइंड ऑल पॉसिबल साइक्लिक सब ग्रुप। चलो सही बात है, क्लियर है क्या? तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, देखो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक तो हमारे पास तरीका है कि सर आप जितने भी पॉसिबल सब ग्रुप्स है पहले उनको निकाल दीजिए, एंड देन आप क्या कीजिए, उनमें से चेक कर लीजिए कि कौन सा साइक्लिक है कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा ना सर। ठीक है, ये तो वन ऑफ द अप्रोच है, बट बहुत लेंथी है, और कुछ कुछ केसेस में शायद आप कर पाओगे कि नहीं, उसका भी कोई गारंटी नहीं है दोस्त। ठीक है, क्यों मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है आप देखोगे 6 है। ठीक है, तो बाय लैग्रेंजेस थ्योरम आपको क्या पता, बाय लैग्रेंजेस थ्योरम आपको क्या पता कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो उस ग्रुप के जो पॉसिबल सब ग्रुप्स होगा उनका ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर का डिवाइजर होगा। तो हम चेक कर लेते हैं ना कि यहां पे 6 का कितने डिवाइजर्स हैं। 6 का डिवाइजर्स कौन कौन है भाई? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और खुद 6 हो सकता है। मतलब ऑर्डर 1 वाले अगर मैं सब ग्रुप देखूं तो या तो 0 होगा एक एलिमेंट वाले, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, ऐसे कर करके 6, मतलब यहां पे टोटल 6 आ गया। फिर ऑर्डर 2 वाले अगर मैं देखूं तो कितना आएगा 1 2, फिर 1 3, सॉरी 0 से स्टार्ट होगा, 0 1, फिर कौन 0 2 है ना, फिर 0 3, ऐसे कर करके 0 से खत्म होगा, फिर आ जाएगा 1 2 1 3, ऐसे मामला चलता जाएगा। क्यों? तो अगर मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करके कर दूं तो यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट है, 6 में से 2-2 करके आपको ग्रुप बनाना है, तो 6C2 पॉसिबिलिटी होगा। तो 6C2 का वैल्यू आपके पास आ जाना है कहीं ना कहीं 6 × 5 अपन तो 15, इधर 15 हो जाना है। फिर अगर मैं ऑर्डर 3 के बारे में देखूं तो ऑर्डर 3 के बारे में कितना होगा 6C3 हो जाएगा। तो 6C3 कितना आ जाएगा 6 × 5 × 4/6, तो ये आ जाएगा 20। और ऑर्डर 4 वाले अगर मैं देखूं तो ऑर्डर 4 वाले आपके पास, सॉरी ऑर्डर 4 तो नहीं होगा, डिवाइजर नहीं है, ऑर्डर 6 वाले आपके पास एक ही होगा। तो आप ध्यान से देख सकते हो दोस्त कि यहाँ पे आपके पास टोटल कितने पॉसिबल सब ग्रुप्स हो गए 35 41 42 पॉसिबल सब ग्रुप्स हो गए। तो अगर मैं बोलूं मेरे पास 42 पॉसिबल सब ग्रुप्स हैं तो उन 42 पॉसिबल सब ग्रुप्स तो मैं लिख दूंगा मेहनत करके, बट 42 में से अगर आपको चेक करने चले गए आपकी कौन सा साइक्लिक है और कौन सा साइक्लिक नहीं है, इस तरीके से मैनुअल प्रोसेस में अगर आप निकालने चले गए तो आप सोचिए जरा आपको कैलकुलेशन कितना ज़्यादा करना पड़ेगा और समय कितना ज़्यादा लगेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो इसीलिए ये तो एक ऑर्डिनरी अप्रोच है जो हर किसी का दिमाग में आता है, बट इसको हम कैरी नहीं कर सकते।
इसको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय लेने वाला है और इफेक्टिव नहीं है उतना, ठीक है। तो उसके रिप्लेसमेंट में हम क्या सोच सकते हैं जो बहुत ही जल्दी हमें आंसर दे देगा। विद इन 3 to 4 मिनट्स हमें कैलकुलेशन से पता चल जाएगा, या फिर मैक्सिमम 5 मिनट्स, कि इसके पॉसिबल साइक्लिक सब ग्रुप्स है कौन कौन। क्लियर है क्या, समझ में आया? चलो देखते हैं, ठीक है। और अगर ऑपरेशन एडिशन वगैरह है तो भी फिर भी पता नहीं, आप 15-20 मिनट लगा के 42 चेक कर लो, बट ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो दिया हुआ है, एडिशन मॉड्यूलो के रेस्पेक्ट में तो और टफ हो जाएगा आपके लिए करना। क्यों दोस्त, समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। क्लियर है क्या? चलो ध्यान से समझिएगा बातों को, है ना। तो ये एक अल्टरनेट थॉट है आपके पास, मैनुअल प्रोसेस है, इसको आप रफ में लिख के रखना चाहते हो तो लिख सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। ओरिजिनली आपको कैसे करना मैं आपको सिखा के देता हूं, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप अगर 4 है या फिर 3 है, छोटा अगर है तो उनका डिवाइसर्स भी कम आएगा, अकॉर्डिंगली पॉसिबिलिटीज भी कम होगा, तो उस केस में शायद आप ऐसे ढूंढ ढूंढ के कर लो, बट बड़े वाले क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे ना। क्लियर है क्या? चलो, तो मैं ये सोचने का कोशिश कर रहा हूं कि सर आप सोचो आपका क्वेश्चन क्या है। अच्छा देखो, अगर ऐसे 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ देता है कि कोई ग्रुप देकर के कि उसका कितना सब ग्रुप होगा, ठीक है, तो वो तो आप इजीली लैग्रेंज थ्योरम की मदद से, अभी जैसे मैंने 42 काउंट किया था वैसे आप काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई शक वाली बातें नहीं है उसमें। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि दोस्त एक चीज समझना तो बात को, कि मेरे को चाहिए तो क्या चाहिए यहाँ पे, मेरे को चाहिए तो साइक्लिक सब ग्रुप चाहिए। क्या चाहिए? साइक्लिक सब ग्रुप, मतलब जो भी हो वो क्या होना पड़ेगा? साइक्लिक होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जो भी हो वो अगर साइक्लिक होना है तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई क्या होगा, सब ग्रुप तो वो होगा, बट साइक्लिक तो होगा ना। अगर साइक्लिक होता है तो कोई ना कोई जनरेटर होगा उसमें, ठीक है। तो मैं अभी सोच को उल्टा डायरेक्शन में ले जा रहा हूं। मतलब मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि भाई किसी ना किसी तरीके से मैं जनरेटर को पकड़ लेता हूं और जनरेटर के मदद से मैं एलिमेंट्स तक पहुंचने का कोशिश करता हूं, क्योंकि एक साइक्लिक ग्रुप का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो क्या होता है कि उसमें जो भी एलिमेंट्स है वो जनरेटर के मदद से ही जनरेट होने वाले एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है क्या? तो अगर जनरेटर होगा तो यहां पे फाइनाइट एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है, तो अगर मैं हर एक को जनरेटर कंसीडर कर करके अगर साइक्लिक ग्रुप्स बनाने चला गया तो शायद मेरे पास आंसर जल्दी निकल करके आ जाएगा। अगर मैं 0 को जनरेटर मान लेता हूं तो मैं देख लेता हूं कि 0 की मदद से 0 को जनरेटर मान करके कितने ऐसे ग्रुप्स पॉसिबल हो सकते हैं। फिर मैं 1 को पकड़ लूंगा, 2 को पकड़ लूंगा, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 6 तो नहीं 5 तक खत्म का। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते। कंसिडरिंग 0 as generator, we have the following cyclic groups. ग्रुप्स लिखो या सब ग्रुप लिखो। जीरो को अगर मैं एक बार लूंगा तो 0 बनेगा। अभी ऑपरेशन आपका कौन है? एडिशन मॉड्यूलो, उसमें क्या आना चाहिए? 0 तो आना ही चाहिए, तो 0 तो आएगा ही आएगा। क्लियर है क्या? चलो, अभी अगर मैं 0 को 2 बार लेता हूं तो भी क्या आएगा? 0 एडिशन मॉड्यूलो 6 0, तो क्या आएगा? ये 0 + 0 को जब 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। फिर 0 + 0 + 0, 3 बार अगर लूंगा, 4 बार अगर लूंगा, 5 बार अगर लूंगा, 6 बार अगर लूंगा, कितना बार भी ले लूं 0 ही बनेगा। नया कोई साइक्लिक सब ग्रुप तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये तो एक ऑर्डिनरी ऑब्वियस साइक्लिक सब ग्रुप है। आइडेंटिटी एलिमेंट को जो कंसिस्ट करने वाले साइक्लिक सब ग्रुप होता है वो तो सभी जानते हो, ये तो होना ही था। तो 0 से तो सिर्फ यही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। 1 से देखते हैं क्या बनेगा। अगर मैं 1 को जनरेटर लेता हूं, 1 को अगर एक बार लेता हूं तब तो 1 ही आएगा। 1 को अगर मैं 2 बार लेता हूं, दैट इज 1 + 1 2 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। फिर 3 बार अगर लेता हूं तो 1 + 1 + 1, 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा। फिर 4 आएगा, है ना। फिर 5 आएगा। समझ में आया ना? 5 बार अगर 6 बार ले लोगे तो ये 2 से क्या हो जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन क्या है? एडिशन मॉड्यूलो 6।
तो तब आपके पास 0 आ जाएगा। फिर 7 बार ले लोगे तो 1 से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फिर 8 बार ले लोगे तो 2 आ जाएगा, 9 बार ले लोगे तो 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। 9 बार लेने का बात कर रहा हूँ, ये सॉरी 1 को अगर आप 9 बार लेते हो तो ऐसे ही कहानी चलता जाएगा ना, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। तो 9 बार ले लोगे तो 3 आ जाएगा, 10 बार ले लोगे तो 4 आ जाएगा, 11 बार ले लोगे 5 आ जाएगा, 12 बार में वापस 0, क्योंकि 12 बार 1 को ऐड करोगे वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है क्या? इस तरीके से, मतलब ये भी क्या है, ये भी ऑब्वियसली, है ना, ये दोनों के दोनों क्या है, दो ऑब्वियस साइक्लिक ग्रुप्स होता है, जिनको इम्प्रॉपर बोलते हैं हम। ठीक है, अभी चलते हैं 2 के पास। 2 के मदद से देखते हैं कितना बनता है। 2 को 1 बार लेंगे तो 2 ही आएगा। 2 को 2 बार लेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 6 4 आएगा। 2 को 3 बार लेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 को 4 बार लेंगे तो 2 ही आएगा, है ना। 2 को 5 बार लेंगे तो 4 आएगा। 2 को 6 बार लेंगे तो 0 आएगा। ऐसे ही चलेगा। अभी अगर मैं 3 के मदद से बनाने गया तो 3 आएगा। 3 को 2 बार लेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 को 3 बार लेंगे वापस 3 आएगा। 3 को 4 बार लेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 बार लेंगे 3 आएगा। 6 बार लेंगे 0 आ जाएगा। मतलब 3 के मदद से यही पॉसिबल साइक्लिक सब ग्रुप है, और कुछ है भी नहीं। 4 के मदद से देखते हैं। 4 को 1 बार लिया, 4 को 2 बार लेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 को 3 बार लेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 को 4 बार लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी 2 से जनरेट होने वाला साइक्लिक सब ग्रुप बन गया। ये दोनों तो सेम आ गया। 5 के मदद से अगर देखोगे तो 5 में मान लो 1 आ गया, 5 आ गया पहले। फिर 5 + 5 10 को 6 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा। फिर 15 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। फिर 20 को 6 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। फिर 25 को 6 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। फिर 30 डिवाइडेड बाई 6 0 आ जाएगा। फिर 35 डिवाइडेड बाई 6 आपका 5 आ जाएगा। यहाँ से जनरेट रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो ये भी वापस आपका रिपीट हो गया। ये ऑलरेडी आ चुका था जो 1 से जनरेट हुआ था। ठीक है, और बस तो यही है ना, यही है ना। तो आपके पास टोटल डिस्टिंक्ट साइक्लिक सब ग्रुप्स अगर मैं बोलता हूं तो कितना आया, देयरफॉर टोटल डिस्टिंक्ट साइक्लिक सब ग्रुप्स आर, क्या आ जाएगा, एक तो आ गया ये इम्प्रॉपर, एक तो आ गया ये दोनों इम्प्रॉपर, और 2 प्रॉपर आया। एक आया 3,0, 0 तो हर चीज में होना ही पड़ेगा, और दूसरा 2 4 0। तो टोटल तो आया 6, बट डिस्टिंक्ट का बात करें तो 4 ही हुआ। तो सोचिएगा आप 42 चेक करेंगे, टोटल 42 चेक करने के बाद आपको एग्जैक्टली 6 मिलेगा या फिर उससे ज्यादा मिलेगा, बट डिस्टिंक्ट आपको 4 ही मिलेगा, बाकी 38 रिजेक्ट हो जाएगा। समझ लो कितना टाइम कंज्यूमिंग है। उसी चीज को आपने कितना स्मार्टली जनरेटर को पकड़ करके सॉल्व कर दिए। सोचो जरा, क्लियर है, समझ में आया। अभी आपका जॉब है कि इसको अच्छे से आप नोट डाउन करो, करके इसी प्रॉब्लम को आप मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 की मदद से करो, इजीली आप कर पाओगे। एंड देन आप इस प्रॉब्लम को कीजिएगा 8 वाले को, आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इजी टास्क है। अगर आप ये समझ गए तो वो सब आराम से आप कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बात करते हैं, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को देखते ध्यान से। So find all the causes of H 0,4 in G. कोसेट्स निकालना, ठीक है। Z8 को विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा ऑपरेशन बोला गया है, एडिशन मॉड्यूलो 8, ठीक है। तो ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स निकालना है H का जो Z में होगा, ठीक है। चलो तो Z8 क्या है, जो आपका Z8 होगा सेट, वो कौन होगा, 0 से स्टार्ट करके 7 तक, ये तो सभी जानते होंगे। और ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 8। तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, जब मैं वो फॉर्म करने जाऊंगा डिस्टिंक्ट कोसेट्स, ठीक है। तो ये है आपका सब ग्रुप, ये है आपका सब ग्रुप। तो HA HB इस टाइप के होता है ना कोसेट्स।
तो उस वक्त तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर एडिशन है या फिर एडिशन मॉडुलो है तो H प्लस ए H प्लस बी ऐसे होगा। समझ में आया ना, ऑपरेशन अगर चेंज हुआ तो H एडिशन मॉडुलो ए कौन होगा, ए आपका सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं सबसे पहले। चलो हियर H का एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते किसको, Z8 का एलिमेंट को। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, 0 0 डिवाइडेड बाई 8 आंसर 0, 4 यही आ जाएगा, मतलब ये H के इक्वल आ गया। ठीक है, अभी मैं ले चलता हूं किसके पास, 1 के पास, तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। फिर मैं लेकर के चलता हूं इसको, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, चलो लिखने का जरूरत नहीं, H प्लस 2, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, रिमाइंडर तो वही रहेगा। फिर मैं ले चलता हूँ 3 के पास, 3 और 7। फिर मैं ले चलता हूँ 4 के पास, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट 4 है, तो 4 प्लस 0 को जब 8 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, और 4 प्लस 4 8 को जब 8 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा। तो चलो ये H के इक्वल आ गया, है ना, ये H के इक्वल आ गया, समझ में आया ना, ये दोनों इक्वल आ गया। चलो ठीक है, फिर अगर मैं H एडिशन मॉडुलो 5 के पास चला गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 और 5 प्लस 4 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो ये दोनों इक्वल आ गया देखो। फिर एडिशन मॉडुलो 6 के पास जाओगे तो ये आपका 2 के इक्वल आ जाएगा। फिर आप 7 के पास जाओगे तो ये 3 के पास आ जाएगा, समझ में आया। और तो एलिमेंट है ही नहीं, तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। तो देयरफॉर डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H एंड G आर, क्या हो जाएगा, एक आया 0,4, दूसरा आया 1,5, तीसरा आया 2,6 एंड लास्ट वन इज योर 3,7। तो इसी तरीके से आप डिस्टिंक्ट कोसेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 5। नंबर 5 हो गया, तो अभी 3 और 4 आप इजीली कर सकते हो खुद से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है ना, 3 और 4 आप इजीली कर सकते हो, 3 टाइम्स ऑफ Z है। ठीक है, तो आप H प्लस 0 निकालिए सबसे पहले, फिर H प्लस 1 निकालिए आप। ठीक है, H प्लस 0 निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 3 टाइम्स ऑफ Z अगर है तो H में जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9, है ना, प्लस माइनस 12, ऐसे ही होगा H का एलिमेंट्स। तो जैसे ही मैं H प्लस पहला एलिमेंट, Z का पहला एलिमेंट कौन है, 0, H प्लस 0 निकालने गया तो क्या आया मेरे पास, 0 के साथ अगर सबको ऐड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर H प्लस 1 अगर निकालने गया तो 1 अगर ऐड करेंगे तो 1, फिर यहाँ पे 3 प्लस 1 4, है ना, फिर 6 प्लस 1 7, ऐसे ही चलता जाएगा। पॉजिटिव मैंने कंसीडर किया मान लो। फिर H प्लस 2 अगर मैंने निकाला तो 2 5, है ना, 6 प्लस 2 8, फिर 10, ऐसे आ जाएगा। जैसे ही मैं H प्लस 3 लिखूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 3 में तो वापस ये क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा, फिर 6, फिर 9, ऐसे ही आ जाएगा। और ये सारे के सारे तो इसमें प्रेजेंट है तो ये ऑलरेडी H के इक्वल आ जाएगा। तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितना होगा, H प्लस 0, H प्लस 1 और H प्लस 2, 3 आएगा। ठीक है, फिर आप 2Z वाले पे करोगे तो देखोगे 2 आएगा। तो यहाँ से एक बहुत ही जबरदस्त कंक्लूजन निकल करके आता है कि अगर मैं H को NZ बोलता हूं तो मेरे पास एग्जैक्टली n डिस्टिंक्ट कोसेट्स होगा, n डिस्टिंक्ट कोसेट्स होगा। समझ में आया ना, एग्जैक्टली कितना होगा, n डिस्टिंक्ट कोसेट्स होगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन लिख करके, ये एक नोट फॉर्म में आप बता, मतलब लिख करके रख देना, ये 1 मार्क का क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आ सकता है। क्लियर है क्या? चलिए, तो जो भी क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था वो सब हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप। एक डिटेल्ड टॉपिक है, इसको डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, बहुत ही अच्छे से बेहतर तरीके से इसको समझाऊंगा। समझो अच्छे से एंड देन पूरा प्रैक्टिस करके मुट्ठी में लेकर के आ जाओ। क्लियर है क्या? तो चलिए देखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पोर्शन, दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो देखो नॉर्मल सब ग्रुप को हम इनवेरिएंट सब ग्रुप या सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आपको समझ में आना चाहिए। लगभग काफ़ी नंबर, लगभग 7 to 8 मार्क्स आपका यूनिट 3 में ये पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, इतना लगभग सभी को पता है। अगर और वगैरह आप देख ले तो 14 28 मार्क्स का पूरा सेक्शन, तो कम से कम 15 नंबर तो यहाँ से आना ही, और वगैरह अगर मैं इंक्लूड कर देता हूँ
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। 4 मार्क का इन थियरम्स में से ये जो 6-7 थियरम आपको लिखाए जाएंगे अभी, है ना, इन थियरम्स में से एटलीस्ट 2 थियरम तो आपको मिल ही जाएगा 4 मार्क्स का, और ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ओवरऑल मिला करके देखते हैं कि पूरा एंटायर टॉपिक हमें बताता क्या है। अ सबग्रुप H of a group G, a subgroup H of a group G is said to be a normal subgroup if XH X inverse belongs to capital H। एक सबग्रुप H को हम नॉर्मल सबग्रुप तभी बोल सकते हैं, ठीक है। सबग्रुप का सिंबल ये था, तो नॉर्मल सबग्रुप का सिंबल हम ये देते हैं, ठीक। एक सबग्रुप को हम नॉर्मल तभी बोलेंगे जब ऐसा होगा कि XH X इनवर्स बिलोंग्स टू H हो जाएगा। मतलब जब ये एलिमेंट आपका H में बिलोंग करेगा तभी मैं इसको क्या बोल पाऊंगा, नॉर्मल सबग्रुप बोल पाऊंगा। जहां पे ये स्मॉल h जो है वो तो आपका सबग्रुप का एलिमेंट है, बट ये जो कैपिटल X है, ये स्मॉल x है, ये स्मॉल x आपका किसका एलिमेंट है, G का एलिमेंट है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को क्लियर रखिएगा। अगर G का कोई भी एक एलिमेंट में लेता हूं और सबग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं और उनमें से उन एलिमेंट्स में से अगर मैं ये रिलेशन दिखा देता हूं कि XH X इनवर्स बिलोंग्स टू H, दैट इज कैपिटल H जो नॉर्मल जो आपका सबग्रुप है, तभी वो सबग्रुप आपका नॉर्मल हो जाएगा। या तो XH X इनवर्स होने से भी चलेगा या तो X इनवर्स H X होने से भी चलेगा, दोनों में से कोई भी एक आने से ही होगा। क्लियर है क्या? कंडीशन दोनों पे सेम है कि स्मॉल h बिलोंग्स टू द मिडिल में जो रहेगा वो सब ग्रुप का एलिमेंट होना पड़ेगा, और सब ग्रुप का अगर एलिमेंट है तो ग्रुप का तो एलिमेंट होगा ही होगा, और x जो होगा दोनों साइड में x और x इनवर्स वो ग्रुप का एलिमेंट होना पड़ेगा। क्लियर है क्या? समझ में आया? चलो, मतलब ग्रुप का एलिमेंट बोल के ये नहीं बता रहा है कि सब ग्रुप का एलिमेंट नहीं हो पाएगा। अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो सब ग्रुप का एलिमेंट तो होगा ही, बट ये बताने का कोशिश कर रहा है कि अगर ग्रुप का एलिमेंट होता है जो सब ग्रुप में नहीं भी है तो भी चलेगा। मतलब ऐसा कोई एलिमेंट अगर है जो ग्रुप में बिलोंग कर रहा है बट सब ग्रुप में नहीं है, x, तो भी चलेगा, उसको मैं x कंसीडर कर सकता हूँ। क्लियर है क्या? समझ में आया? तो बस इतना सा सिंपल डेफिनेशन हो गया नॉर्मल सब ग्रुप का। इसको आप नॉर्मल सब ग्रुप का टेस्ट की तरह भी कंसीडर कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी चीज नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने दिया गया कभी भी, तो आप ऑब्वियसली XH X इनवर्स बिलोंग्स टू H दिखा दो, जहां पे X ग्रुप का एलिमेंट है और H सब ग्रुप का एलिमेंट है। क्लियर है क्या? तभी वो सब ग्रुप आपका नॉर्मल बन जाएगा। क्लियर है क्या? नीचे क्या लिखा गया है जरा ध्यान से देखिएगा। फॉर एनी ग्रुप G द टू ऑब्वियस नॉर्मल सब ग्रुप्स आर सेट कंटेनिंग E एंड G, जो हम ऑलरेडी साइक्लिक ग्रुप में भी पढ़ के आए हैं, और इनको इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप बोला जाता है। क्लियर है क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करने वाला सिंगलटन सेट और पूरा पूरा ग्रुप, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही उस ग्रुप का सब ग्रुप सबसेट होगा। दैट्स वाई ये दोनों के दोनों ऑब्वियस दो सब ग्रुप होता है, आप जानते हो, जिसको हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स के नाम से जानते हैं, वही दोनों हमेशा नॉर्मल होगा। एंड ट्रिवियल नॉर्मल इम्प्रॉपर एंड ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स, and for any other normal subgroups of G except this two is called a proper normal subgroup। ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। जैसे इस सेट में अगर मैं सेट कंटेनिंग 1 एंड G का अगर बात करूं तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, और 1, -1 को अगर मैं बोलूं तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका प्रॉपर है, प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि इस सेट का जो भी एलिमेंट्स है ना, उनको अगर मैं ऐसा कंसीडर कराऊं कि 1 G का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया आयोटा, और आयोटा का जो इनवर्स है वो क्या है, माइनस आयोटा, तो इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज 1 आ रहा है, एंड 1 बिलोंग्स टू योर H। तो एज ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है तो ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। समझ में आया ना, है ना? ये देखो ना, XH X इनवर्स बिलोंग्स टू H आ गया। क्लियर? सिमिलरली ये सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा, तभी जाकर के ये NSG है, अदरवाइज थोड़ी ना हो पाता। अगला कंसेप्ट है आपका सिंपल ग्रुप। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सिंपल ग्रुप होता क्या है। अ ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड अ सिंपल ग्रुप। मतलब क्या कि सिंपल ग्रुप हम उसी को बोलेंगे जिसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, जिसके पास इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब वो सिंगलटन वाला या तो कंप्लीटली वो सेट आ गया। अगर मैं एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक सेट कंटेन करता हूं, G इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज अ सिंपल ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्यों ऐसा है? बिकॉज यहाँ पे जो आपका नॉर्मल सब ग्रुप आपको मिलेगा
वो या तो ये मिलेगा, ठीक है, या तो आपको ये मिलेगा। इन दोनों सब ग्रुप के अलावा और कोई सब ग्रुप है ही नहीं पॉसिबल। अभी आप इसको तो नॉर्मल नहीं इसको तो सब ग्रुप नहीं बोल सकते हो ना, इसको सब ग्रुप बोल ही नहीं पाओगे क्योंकि इसका इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका इन्वर्स है ओमेगा स्क्वायर जो कि है नहीं, इसका इन्वर्स है ओमेगा जो कि है नहीं, ठीक है। तो ये सब ग्रुप तो हो ही नहीं पाएगा, ये सब ग्रुप ही नहीं हो पाएगा। तो सब ग्रुप ही नहीं हो पाएगा तो ये नॉर्मल होने का तो कोई सवाल आता ही नहीं। तो देयर आर ओनली 2 पॉसिबल सब ग्रुप्स, ये और उन दोनों में से ये दोनों के दोनों ही क्या है, नॉर्मल है। क्लियर है क्या? आप चेक कर लो ये वाला कंडीशन, पता चल जाएगा आपको। क्लियर है? ओमेगा इंटू एज का कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए आप, मान लीजिए 1 को ही मैं ले लेता हूँ, इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 विच बिलोंग्स टू योर सब ग्रुप एच। क्लियर है क्या? समझ में आया ना? तो ये बेसिक फंडा है। इनफैक्ट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। Every group of prime order is simple because a prime number has no proper divisor which contradicts Lagrange's theorem। मतलब एक प्राइम नंबर का तो सिर्फ 2 ही डिवाइजर होगा ना, एक तो वो प्राइम नंबर खुद होगा और एक 1 होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सिंपल ग्रुप में हमेशा क्या होता है, 2 ही प्रकार का नॉर्मल सब ग्रुप पॉसिबल होता है। इम्प्रॉपर, एक तो एक एलिमेंट कंटेन करने वाला और एक तो सारे के सारे एलिमेंट कंटेन हो जाने वाला, ठीक है। तो प्राइम नंबर मतलब ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होगा उसमें तो P एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो ये तो पूरा सेट हो गया। अगर G में P एलिमेंट्स कंटेन हो रहा है तो ये तो G का ही बात कर रहा है ना, ठीक है। और ये हो गया वो एलिमेंट जो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। तो ये दोनों तो मतलब वो दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हो गया ना जो कि प्रॉपर नहीं है, तो उनको कंटेन करने वाला जो ग्रुप होगा वो तो सिंपल ही होगा। इसीलिए बोला गया कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक मतलब रिजल्ट है, इसके पीछे लॉजिक भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है जो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो इसको ज़रा ध्यान से आप समझ करके कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन वाला पार्ट खत्म होता है नॉर्मल सब ग्रुप और सिंपल ग्रुप का। अभी इसके आगे हम चलते हैं और इनका थ्योरम्स जितने भी हैं उनको बहुत अच्छे से एक एक करके समझते चलते हैं। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला थ्योरम में क्या बोला जा रहा है। पहला थ्योरम में बोला जा रहा है दोस्त, पहला थ्योरम में ये बोला जा रहा है दोस्त, पहला थ्योरम में बोला जा रहा है एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, है ना। एक एबिलियन ग्रुप का जितने भी पॉसिबल सब ग्रुप है वो सारे के सारे नॉर्मल है, ठीक है। तो आप एक एक करके लिखते जाओ, सारे एक साथ लिखने का जरूरत नहीं है, आपका मर्जी है ना, एक एक करके लिखते जाओ। पॉइंट नंबर 1 डालो, उसका प्रूफ लिखो। लेट G बी एन एबिलियन ग्रुप, लेट G be an abelian group and H is any subgroup of G and H is any subgroup of G। नीचे लिखो therefore for any H belongs to capital H and X belongs to G we see that हमें प्रूफ क्या करना है, X H X inverse, we see that this is equal to H X X inverse। क्यों? क्योंकि ग्रुप तो आपका एबिलियन है ना, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगा, तो एक्स एच को मैं एच एक्स लिख पाऊंगा और ये तो ग्रुप का एलिमेंट है और ग्रुप में तो इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, तो एच इंटू एक्स इनवर्स को ई लिख सकता हो, तो एच इंटू ई तो एच ही होगा क्योंकि एच सब ग्रुप का एलिमेंट है, सब ग्रुप तो ग्रुप ही होता है। तो उधर आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ से यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हुआ, यहाँ से यहाँ पे इनवर्स यूज हुआ, है ना। और ये एच जो है वो किसका एलिमेंट था, कैपिटल एच का, तो ये एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच हो गया। देयरफॉर for all H belongs to H and X belongs to G we have, हमें क्या पता चल गया कि X H X inverse belongs to capital H। therefore H is a normal subgroup of a group of an abelian group G। कंक्लूजन दे दो, खत्म। समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आना अच्छे से? क्लियर है? चलो, तो ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है ना। ये एक नोट है, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, है ना। ये आपका असाइनमेंट रहा, इसको आप ज़रूर सोचिएगा कि इसका रीज़न क्या है। 1 मार्क का ये लॉजिक आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। देन बाद में जाकर के मेरे को बताएंगे भी आपकी क्यों ऐसा हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है। मामला क्यों हुआ ऐसा वो आप मेरे को ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो ये मैं क्लास में डिस्कस करूँगा आपके साथ, ये आप मेरे को बताइएगा। नंबर 2 पे चलते हैं हम। अगला वही इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज अगेन अ नॉर्मल सब ग्रुप, है ना। ये सारे के सारे पूछे जा चुके एग्जाम में, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी आ सकता है। लिखो इंटरसेक्शन वाला लिख लो, नंबर 2।
देखो, लेट H and K are two normal subgroups of a group G. Let H and K are two. Let H and K are two normal subgroups of a group G. Then the identity element E belongs to H and E belongs to K. Then the identity element E belongs to H and E belongs to K. E belongs to K. Therefore, E belongs to H intersection K. ठीक है, अगर H और K दो सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो उनमें एग्जिस्ट करेगा ही ना, तो उनका इंटरसेक्शन में भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो इसके मदद से मैंने क्या दिखा दिया कि H इंटरसेक्शन K जो होगा वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है ना, देयरफॉर लिख दो, एंड देयरफॉर H इंटरसेक्शन K इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। क्लियर है क्या, समझ में आया? अभी लिखो नीचे लिखो, लेट A, B belongs to H intersection K and X belongs to G. Let A, B belongs to H intersection K and X belongs to G implies A, B belongs to H and A, B belongs to K, और उसके साथ X belongs to G तो रहेगा ही रहेगा। तो A, B अगर H इंटरसेक्शन K पे है तो A, B H पे भी होगा और A, B K पर भी होगा। ये तो कन्फर्म है, ये तो होना ही है। चलो, तो अगर मैं इसके बाद लिखने का प्रयास करूँ यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूँगा, देखो ज़रा ध्यान से। मैं क्लियरली यहाँ से ये लिख सकता हूँ ना कि A, B अगर H पे है तो A, B इनवर्स तो H पे होगा ही ना। क्लियर है, क्योंकि ये तो सब ग्रुप है ना, और साथों साथ X इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सब ग्रुप के साथ साथ ये नॉर्मल सब ग्रुप भी तो है ना। एंड A, B इनवर्स बिलोंग्स टू K, ठीक है, और X इनवर्स बिलोंग्स टू K हो जाएगा। एज ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक तो मैंने सब ग्रुप का डेफिनेशन से लिखा और एक मैं नॉर्मल का डेफिनेशन से लिखा। तो A, B इनवर्स और X इनवर्स अगर H में भी है, K में भी है, दोनों जगह पे अगर प्रेजेंट है तो A, B इनवर्स H इंटरसेक्शन K पे भी होगा और X इनवर्स H इंटरसेक्शन K पे भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया कि H इंटरसेक्शन K नॉर्मल एक सब ग्रुप होगा, और यहाँ से प्रूफ हो गया कि H इंटरसेक्शन K एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। समझ में आया ना? क्लियर है दोस्त? चलो, तो देयरफॉर यहाँ से आप कंक्लूड कर दो कि H इंटरसेक्शन K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H इंटरसेक्शन K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। क्लियर है क्या? समझ में आया ना? तो ये बेसिक सिंपल सा डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इजी फंडा है ना, फंडे में कोई इधर उधर के बातचीत नहीं है, आसान चीज़ है, आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, अगला वाला अब थ्योरम जो है उसको भी मैं आपको असाइनमेंट के दौर में दूंगा। ठीक है, ये भी आपका असाइनमेंट रहा, ये भी आपका होमवर्क रहेगा ज़रूर, ये आप करके आओगे। क्यों मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एज मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, और आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब ग्रुप इज ऑल्सो ए सब ग्रुप, ये मैं करा चुका हूँ आपको। ठीक है, कि लैम्डा लेकर के जो हम करते थे, ठीक है, वो पूरा एज इट इज सेम है। तो इस लॉजिक का और उस क्वेश्चन का लॉजिक का जो सब ग्रुप में आपको थ्योरम कराया गया था आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, उन दोनों की मदद से ये क्वेश्चन कोई भी कर लेगा। ठीक है, अगर आप वो दोनों, अगर ये आप नहीं समझे हो और वो वाला आप किए नहीं हो, तब आप फंसोगे, जो कि गलत बात है, आपको करना चाहिए था। तो ये भी आपका होमवर्क है। मैं होमवर्क वही क्वेश्चन देता हूँ जो इजीली आप कर लोगे, जो थोड़ा सा भी इधर उधर है वो मैं करके दे देता हूँ भाई। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है ना? चलो, तो ये भी जरूर आपका असाइनमेंट रहेगा, ये आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अगला थ्योरम बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से हम समझते और करते। ठीक है, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते चलिए।
लिखिएगा, बोला गया है कि अ सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ every left coset of H in G is also a right coset of H in G। मतलब जितना लेफ्ट कॉसेट होगा H का G पे वो सारे के सारे राइट कॉसेट के इक्वल होना पड़ेगा, तभी मैं H को G का एक नॉर्मल सब ग्रुप बोल पाऊंगा। ठीक है, तो ये एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी हो जाता है नॉर्मल सब ग्रुप का। बहुत लोग डेफिनेशन में ये ना बोल करके डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि H G का सब ग्रुप तभी हो पाएगा जब लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, एवरी लेफ्ट कॉसेट एवरी राइट कॉसेट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ये एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप भी आप बोल सकते हो, इसको आप अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप के नाम से भी जान सकते हो। क्लियर है, समझ में आया ना। चलो तो प्रूफ करते, लिखिएगा। फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ करना होगा कि अगर ये एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो राइट कॉसेट लेफ्ट कॉसेट के इक्वल होगा, और सेकंड में प्रूफ करेंगे कि अगर राइट कॉसेट एवरी लेफ्ट कॉसेट के इक्वल होता है तो ये नॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मल होगा मतलब एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच दिखा दो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते, लिखिएगा। लेट एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। लेट एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। लेट एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। तो अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो मैं क्या लिख पाऊंगा, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच लिख पाऊंगा। फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच कैपिटल एच एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जी। ठीक है, समझ में आया। चलो क्लियर है क्या। चलो अभी अगर मैं आपको एक कोसेट फॉर्म करके दिखाता हूं एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स, तो उसमें जो एलिमेंट्स रहेगा वो क्या रहेगा, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स किस फॉर्मेट में रहेगा, एक्स स्मॉल एच एक्स इनवर्स किस फॉर्मेट में रहेगा, जहां पे एच बिलोंग्स टू क्या होगा, कैपिटल एच होगा। तो अगर इस सेट में, इस कोसेट में इस टाइप के एलिमेंट्स आ रहा है और इस टाइप के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है क्योंकि एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो डेफिनेटली ये पूरा सेट भी तो कैपिटल एच का एक सबसेट हो जाएगा ना दोस्त। क्लियर है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स कैपिटल एच में ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले वाले लाइन पे आपने यहां पे क्या किए, आपने रिप्लेस कर दिए x को बाई एक्स इनवर्स। तो अगर आप x को x इनवर्स से रिप्लेस कर देते हो तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पे h आ जाएगा, यहाँ पे x इनवर्स का होल इनवर्स आ जाएगा, है ना, विच इज अ सबसेट ऑफ h। क्लियर है क्या, समझ में आया ना। तो यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा, x इनवर्स h x बिलोंग्स टू इज अ सबसेट ऑफ h। इस तरीके का चीजें आपके पास आ गया। ठीक है, अभी आप यहाँ पे क्या करो, अभी आप यहाँ पे क्या करो, है ना, कि आप इधर प्री मल्टीप्लाई कर दो x से और इधर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो x इनवर्स से। मतलब अगर मैं इधर प्री मल्टीप्लाई करता हूँ और इधर पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ x इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई किससे किया, x से, और पोस्ट मल्टीप्लाई किससे किया, x इनवर्स से, तो ये कहीं ना कहीं ई एच ई आ जाएगा। सही है, और ई एच ई तो h ही होगा। तो यहाँ से क्या निकल करके आ गया कि h इज अ सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 आप क्लियरली बोल सकते हो कि a अगर b का सबसेट है और b अगर a का सबसेट है तो हम क्लियरली डायरेक्टली ये चीज़ बोल सकते हैं ना कि a और b इक्वल होगा। अगर a b का सबसेट है, देखो ना, a b का सबसेट है, एक्स एच एक्स इनवर्स h का सबसेट है और यहाँ पे h एक्स एच एक्स इनवर्स का सबसेट है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों सेट, बिल्कुल ये दोनों सेट इक्वल हो जाएगा। और इस जगह पे आ करके अगर मैं अगेन x से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं तो पूरा मामला सेट हो जाएगा। ये आ जाएगा e और ये आ जाएगा hx, और h इंटू ई को मैं आराम से h लिख पाऊंगा। ठीक है, समझ में आया ना, क्लियर है। तो यहां से आपका प्रूफ हो गया, देयरफॉर एवरी लेफ्ट कॉसेट is of h is also a right coset of h. Every left coset of h is also a right coset of h. सही बात है, क्लियर है। चलो, तो यहां से यह इजीली प्रूफ हो गया। बात समझ गए ना, कोई डाउट।
नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए अभी आप बोल सकते हो सर आपको यहाँ पे पल्ले कैसे पड़ा कि सर यहाँ पे x को x इनवर्स से रिप्लेस करना है, ये सब करना जो है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को अल्टीमेटली जाकर के ये दिखाना है, मैं ये पहले ही सोच लिया। तो अगर ये मेरे को दिखाना है तो ये दिखाना सफिशिएंट है, और अगर मेरे को ये दिखाना है तो मुझे ये समझ में आ गया कि एक बार ये इसका सबसेट होना पड़ेगा और एक बार ये इसका सबसेट होना पड़ेगा। ये तो इसका सबसेट होगा, बाय डेफिनेशन क्लियर है ही ऑलरेडी, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। और एच को इसका सबसेट दिखाने के लिए मैंने उसी डेफिनेशन को, इसी रिजल्ट को रिप्लेस कर करके इस जगह पे LHS में मैंने रिप्लेस कर करके एच लेकर के आ गया और अपना आप RHS में ये चीज़ तैयार हो गया। ठीक है, ताकि ये इसका सबसेट हो जाए और ये तो इसका सबसेट डेफिनेशन में था ही, तो 1 और 2 से आपको ये दोनों इक्वल मिल गया। और अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है तो लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट इक्वल में दिखा दूंगा। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया पूरा थ्योरम का। क्लियर है क्या? समझ में आया ना? चलो अभी हमें क्या कंसीडर करना है, अभी एवरी लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट को इक्वल मानते हुए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एच जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते अकॉर्डिंगली। चलो कन्वर्सली लिखो, कन्वर्सली लेट H इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G, लेट H इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G, कन्वर्सली लेट H इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G such that every left coset of H is also a right coset of H in G. Every left coset of H is also a right coset of H in G. नीचे लिखो टू प्रूव H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, टू प्रूव H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। फिर नीचे लिखो लेट X बिलोंग्स टू G बी एनी एलिमेंट, then X into H is left coset, is the left coset, and by hypothesis it is also a right coset of H in G. It is also a right coset of H in G. क्योंकि आप ऑलरेडी ये कंसीडर करके आए हो, तो मैं यहाँ से क्या लिख पाऊंगा कि HX इज इक्वल टू XH इक्वल टू HY फॉर सम Y बिलोंग्स टू G, ग्रुप G। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन आपने लिख दी। अभी आप ध्यान से देखो, अभी आप x को क्या लिख पाओगे, x इंटू ई लिख पाओगे, क्योंकि x तो G का एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्लियर है? और ई जो है आपका वो क्या है, सब ग्रुप का एलिमेंट होगा। सब ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही ना, जो ग्रुप में होगा। तो ई अगर H का एलिमेंट है तो x इंटू ई बिलोंग्स टू XH में लिख पाऊंगा ना, इजीली मैं ये चीज लिख पाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। क्लियर है क्या? तो यहां से आपके पास x बिलोंग्स टू XH आ गया, तो उसी XH को मैं HY लिख पाऊंगा ना, सिंस XH और HY इक्वल आप कंसीडर करके आए हो बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो x अगर HY में बिलोंग कर रहा है तो x को मैं H इंटू वाई ऐसा कोई एलिमेंट कंसीडर कर पाऊंगा, इजीली मैं कंसीडर कर पाऊंगा, है ना, फॉर सम H बिलोंग्स टू कैपिटल H। ठीक है, आराम से ये एलिमेंट में x इक्वल टू HY कंसीडर कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहां से देखो मामला क्या हुआ, यहां से अगर मैं x और HY को अगर मैं इक्वल बोल रहा हूं तो मैं क्लियरली HX और HHY को भी इक्वल बोल पाऊंगा। मतलब ये दोनों एलिमेंट अगर इक्वल है तो कैपिटल H सब ग्रुप के साथ अगर मैं कोसेट फॉर्म करता हूं तो भी तो दोनों इक्वल होगा ना, ये क्लियर होगा। A और B अगर इक्वल है तो HA और HB तो इक्वल होगा, ये तो आप कोसेट में ऑलरेडी स्टडी करके आए हो। ठीक है, और यहाँ पे H इंटू H आ गया ना, तो इसी H इंटू H को मैं क्या लिख पाऊंगा, HY लिख पाऊंगा, क्योंकि सिंस H बिलोंग्स टू कैपिटल H देयरफॉर H इंटू H इक्वल टू H। मतलब अगर उसी सेट का एलिमेंट से अगर आप कोसेट फॉर्म करते हो तो वो उसी सेट के इक्वल हो जाता है। ये थ्योरम भी आप कोसेट में ऑलरेडी स्टडी करके आए हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आप ऑलरेडी पूरा कोसेट में स्टडी किए हो। ठीक है, और यहाँ से आपका HY जो है वो HY किसके इक्वल हो जाता है, XH के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, HY जो है आपका XH के इक्वल हो जाता है बाय डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो, तो अभी मेरे को दिखाना क्या था, H को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना था। अगर H को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना था तो मुझे क्या करना होगा, XH X इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H दिखाना पड़ेगा। तो XH X इनवर्स को मैं यहाँ पे क्या लिख पाऊंगा,
पहले तो मैं कोसेट को फॉर्म कराता हूँ। एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स को मैं क्या लिख पाऊंगा, एच एक्स इंटू एक्स इनवर्स। सही बात है क्या, समझ में आ रहा है ना। तो एच एक्स इंटू एक्स इनवर्स होगा और एक्स इंटू एक्स इनवर्स को ई लिख पाओगे, तो एच इंटू ई तो एच के इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि ई तो एच का ही एलिमेंट है और ई के साथ अगर कोसेट फॉर्म कराओगे तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में एच इंटू ई को एच लिख पाऊंगा। मतलब एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स जो है वो कैपिटल एच के इक्वल आ चुका है। और एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स का मतलब ही क्या है, एक्स एच एक्स इनवर्स सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच। मतलब इस कोसेट का जितनी भी सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एच के ही एलिमेंट्स के इक्वल है, एग्जैक्टली है। देयरफॉर मैं यहाँ से स्ट्रिक्टली बोल पाऊंगा कि एच एक्स एच इनवर्स, या फिर ये लाइन लिखने का भी जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि अगर ये इसके इक्वल है मतलब इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, दैट इज एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच for all h belongs to capital H and x belongs to G, therefore H is a normal subgroup of G। क्लियर है क्या, समझ में आया ना। तो यही है आपका पूरा पूरा एंटायर नॉर्मल सब ग्रुप का लॉजिक, बिल्कुल कोई टफनेस नहीं है, सिंपल सा प्रूफ है ना, चलता जा रहा है। बस आपको लॉजिक्स को डेवलप करना है कि किस तरीके से किस अंदाज में आप इसको एग्जैक्टली प्रूफ कर रहे होंगे। बात समझ में आया ना, क्लियर है। ये ऑलरेडी दिया हुआ था, अगर ये दिया हुआ था तो आप यहाँ से ये लॉजिक इजीली निकाल सकते हो। यहाँ से पता क्या चल गया, मेन रिजल्ट ये था कि एच एक्स इक्वल टू एच वाई पता चल गया, और एच वाई को आपने एक्स एच लिख दिया, तो एच एक्स और एक्स एच अगर इक्वल हो जाता है, जो कि आप ऑलरेडी भी बता सकते थे कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट तो इक्वल है ही, तो एच एक्स और एक्स एच तो इक्वल होगा ही, बट स्टिल हमने यहाँ पे दूसरा एलिमेंट मान के इसको प्रूफ किया है ना। बहुत लोग इसको डायरेक्टली भी लिख देते हैं, जो कि सही नहीं मेरे ख्याल से। तो एच एक्स इक्वल टू एक्स एच अगर है तो x कैपिटल H एक्स इनवर्स H के इक्वल आएगा, मतलब इस सेट के हर एक एलिमेंट इस कैपिटल H में बिलोंग करेगा, और इस सेट के हर एक एलिमेंट है कौन, x H एक्स इनवर्स है, वो H में बिलोंग करेगा। वो अगर H में बिलोंग करता है तो H कैपिटल G का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो कन्वर्स प्रॉपर्टी जो है वो भी आपका डायरेक्टली एक ही साथ ट्रू हो गया। क्लियर है क्या दोस्त, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो इसी अंदाज में आप चीज़ों को समझ करके जाइएगा। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से ये दोनों के दोनों बिल्कुल आपका होमवर्क बनता है, अब बहुत ही इजीली इन दोनों को कर पाओगे। ये तो कुछ है ही नहीं। नंबर 5 तो ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट जो है वही है, नंबर 5 जो है वो तो ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट ही है ना, ये तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। नंबर 5 तो हो चुका है, नंबर 5 और होमवर्क क्या दूंगा, नंबर 5 तो हो चुका है। और नंबर 6 मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, जो आपका नॉर्मल का डेफिनेशन है उसको प्रूफ कीजिएगा। इतने सारे लॉजिक्स कराने के बाद ये पूरा मतलब बेसिकली 4 करने के बाद तो 6 आपसे हो ही जाना चाहिए। दैट्स वाई मैं 5 तो हो ही गया, 4 के अंदर ही था, बस ये स्टेटमेंट अलग है ना। 5 अगर आ जाता है तो 4 का बस फर्स्ट पार्ट जो है उसको कर लेना। ठीक है, और 6 ट्राई करो, अगर नहीं होता है देन हम क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, बट ये आपका हो जाना चाहिए था यार। क्लियर है, अगर 4 आपको अच्छे से समझ में आता है तो 6 इजीली हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं, 7 को देखते हैं। ठीक है, 7 एक अच्छा प्रूफ है, ठीक है ना, और ये अच्छा डेफिनेशन भी है। इसको जाकर के हम आगे क्वेश्चन ग्रुप में बहुत अच्छे से यूज भी करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल ग्रुप सब ग्रुप के बाद ही आपका क्वेश्चन ग्रुप आएगा अगले लेक्चर में, तो क्वेश्चन ग्रुप में जाकर के इसको बहुत अच्छे से हम लोग यूज करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझो, इसका रिजल्ट को भी एंड देन इसका प्रूफ्स को भी अच्छे से आप समझ के जाओ। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते, देखो क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ पे। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि भाई a subgroup H of a group G is a normal subgroup। अगेन एक और अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप आप बोल सकते हो। ठीक है, H को मैं G का नॉर्मल सबग्रुप तभी बोल पाऊंगा इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट या फिर राइट कोसेट्स ऑफ H इन G इज अगेन ए लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। या तो दोनों के दोनों लेफ्ट लो या तो दोनों के दोनों राइट लो। ठीक है, मतलब दो कोसेट का प्रोडक्ट जब एक और कोसेट निकल जाएगा H का, मतलब H का दो कोसेट का प्रोडक्ट अगर H का ही एक और कोसेट के इक्वल आ जाता है इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, तब मैं उस सब ग्रुप को क्या बोल पाऊंगा, नॉर्मल सब ग्रुप बोल पाऊंगा। एक और बार सुनते हैं दोस्त, H एक सब ग्रुप है G का, H एक सब ग्रुप है G का। अभी यही H G का नॉर्मल सब ग्रुप तभी बन जाएगा जब इफ एंड ओनली इफ कन्वर्स भी ट्रू है कि H का दो कोसेट का प्रोडक्ट, और वो दोनों कोसेट किस में डिफाइन हो रहा है, G पे, H का ही एक और कोसेट के इक्वल हो जाएगा, H का ही एक और कोसेट के इक्वल हो जाएगा। कहां पे, G पे। देन H जो होगा वो सिर्फ एक सब ग्रुप नहीं रहेगा, वो नॉर्मल हो जाएगा।
क्लियर है? इसी चीज को आपको प्रूफ करना है, कन्वर्स भी ट्रू है इसका। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि H जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है, और उसको नॉर्मल सब ग्रुप एज्यूम करके हम क्या प्रूफ करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉसेट्स जो है वो वही एक कॉसेट आएगा उसी सब ग्रुप में। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ टू कॉसेट इक्वल टू अनदर कॉसेट कंसीडर करके हम उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्लियर है क्या? तो कन्वर्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं, एंड देन धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाएंगे। लिखिएगा, लिखिएगा, let H is a normal subgroup of G. Let H is a normal subgroup of G. फिर लिखो if A comma B belongs to G, if A comma B belongs to G, then HA and HB, then HA and HB are two right cosets of H in G, 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 are two right cosets of H in G. Let H1A belongs to capital H and H2B belongs to capital HB. Then H1A into H2B belongs to HA HB. दो राइट कॉसेट अगर मैंने कंसीडर किया तो इन दोनों में राइट कॉसेट में H1A और H2B टाइप का एलिमेंट होगा। तो अगर ये दोनों के दोनों इन दोनों में है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी इन दोनों कॉसेट का प्रोडक्ट में एलिमेंट बिलोंग करेगा ही करेगा। समझ में आया ना? क्लियर है? चलो, बट आप लिखो H1A H2B इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, सही बात है, और इसी को मैं लिख सकता हूं, ये H2 है आपका, इसी को मैं H2A इंटू B इस टाइप में लिख सकता हूं। सही बात है क्या? क्लियर है? क्यों ऐसे लिख सकते हैं? सिंस HA और HB आपका इक्वल है, सॉरी HA और HB बोल रहा हूं, HA और AH आपका इक्वल है, तो AH2 और H2AB इक्वल होगा फॉर ऑल H बिलोंग्स टू कैपिटल H। ठीक है, समझ में आया ना? तो यहां से ये प्रूफ हो गया आपका कि HA HB जो है वो HAB का सबसेट हो गया। समझ में आया? अगेन फॉर एवरी H बिलोंग्स टू कैपिटल H इंटू AB को मैं क्या लिख पाऊंगा? HA इंटू B इज इक्वल टू HA, B को मैं EB लिख दूंगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से, और इसी को मैं HA इंटू HB में बिलोंग कराऊंगा क्योंकि E जो है वो H का कोई भी एक एलिमेंट है। देयरफॉर यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि HAB इज ए सबसेट ऑफ HA HB। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो फ्रॉम 1 and 2 मैं ये बोल पाऊंगा कि HA HB HAB के इक्वल होगा। दैट इज अगर H G का नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये प्रूफ हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉसेट अगेन एक और कॉसेट के इक्वल होगा। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। अभी इसको जरा ध्यान से समझते, बोलने का क्या कोशिश कर रहा है। बोल रहा है कि अगर H G का सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉसेट अगेन एक कॉसेट होगा। मतलब मेरे को ये चीज प्रूफ करना है। तो अगर H G का नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि HA और HB क्या होगा? दो राइट कॉसेट होगा। तो H1A HA में बिलोंग करेगा और H2B HB में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, है ना, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी इसमें बिलोंग करेगा, HA इंटू HB इस चीज़ में बिलोंग करेगा। आप क्लोजर प्रॉपर्टी से बोल पाओगे ये। क्लियर है क्या? समझ में आया ना अच्छे से? ठीक है, अभी ज़रा ध्यान से देखो कि H1 इंटू A, बट H1 इंटू A और इंटू H2 इंटू B जो है उसको मैं AH2 को H2A लिख पाऊंगा। क्यों लिख पाऊंगा?
क्योंकि आप जानते हो कि अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो थियरम नंबर 4 में आप पढ़ के आए हो ऑलरेडी कि ये नॉर्मल सब ग्रुप अगर होता है तो लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट बराबर होगा, तो लेफ्ट कॉसेट का एलिमेंट भी राइट कॉसेट के एलिमेंट के इक्वल होगा। तो H2 को मैंने H2A लिख दिया, और H2A लिखने के साथ साथ ये क्या हो गया कि H1 इंटू H2 तो आपका H का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि H1 बिलोंग्स टू H और H2 बिलोंग्स टू H अगर है तो H1 H2 भी तो H का एलिमेंट होगा ना बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ से क्लियरली बोल पाऊंगा ना दोस्त कि H1 H2 तो यहाँ से कैपिटल H का एलिमेंट हो गया, और साथ में आपका A भी रहा। तो ये जो एलिमेंट होगा वो किस कॉसेट का एलिमेंट होगा? डेफिनेटली HAB का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है, अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है ना, और अगेन जाकर के आपको ये मिलता है कि ये चीज इसमें भी बिलोंग कर रहा है ना, ये चीज इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख सकते हो अच्छे से, है ना, दिस बिलोंग्स टू HAHB, है ना, देयरफॉर H1 H2AB बिलोंग्स टू HAB, है ना, फॉर ऑल H1, H2 बिलोंग्स टू H। ये लाइन आप एक्स्ट्रा ऐड कर देना। तो अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है और बाद में जाके आपको मिलता है कि यही चीज इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो यहां से क्या प्रूफ होता है सेट थ्योरी कि ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहां से ही हमने बता दिया कि ये इसका सबसेट हो गया। अगेन आपको क्या दिखाना होगा? इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए इसको इसका सबसेट कंसीडर दिखाना पड़ेगा। तो आपने अगेन H बिलोंग्स टू H से आपने ये चीज स्टार्ट की। तो यहाँ से आप एसोसिएटिविटी लगा करके HA इंटू बी लिख पाओगे, है ना, और B को मैंने E इंटू बी लिख दिया। ठीक है, और E तो H का एलिमेंट है ही, तो मैंने क्या बोल पाऊंगा यहाँ से कि HA तो H कैपिटल HA में बिलोंग करेगा, और EB जो है वो कैपिटल HB में बिलोंग करेगा। तो ये पूरा चीज इसमें बिलोंग कर गया ना, ये पूरा चीज इसमें बिलोंग कर गया। समझ में आया ना? यहाँ पे ये लिख दो HAB बिलोंग्स टू कैपिटल HAB फॉर ऑल H बिलोंग्स टू कैपिटल H। तो आपको पहले से पता था कि ये चीज इस सेट में बिलोंग कर रहा है, बाद में ये अपने प्रूफ किए कि यही एलिमेंट आपका इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज इसका सबसेट हो जाएगा। तो इधर से ये इसका सबसेट हो गया, इधर से ये इसका सबसेट हो गया। तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन वी कैन क्लियरली स्टेट दैट दिस टू कोसेट्स आर इक्वल, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ, हियर इट इज गिवन दैट, हियर इट इज रिटन दैट कि प्रोडक्ट ऑफ टू कोसेट, टू राइट कोसेट LHS में, और RHS में एक ही सिंगल कॉसेट है उसी सब ग्रुप में। तो यहां से क्या प्रूफ हो जाता है कि अगर HG का नॉर्मल सब ग्रुप है, आप बोलोगे सर HG का नॉर्मल सब ग्रुप यूज कहां पे किए? यहां पे यूज किया कि अगर HG का नॉर्मल सब ग्रुप है तो राइट कॉसेट और लेफ्ट कॉसेट इक्वल होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे मैं यूज नहीं कर पाता इसको। क्लियर है क्या? ठीक है, तो HG का नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी है। थियरम नंबर 4 को 7 में यूज किया गया है। ठीक है, तो इसको आप और एलेबोरेटली लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हो। तो अगर ये दोनों कोसेट इक्वल है तो डेफिनेटली मैं बोल पाऊंगा कि HAHB जो होगा वो HAB के इक्वल होगा। क्लियर? तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हो। तो ये हो गया इसका डायरेक्ट पार्ट। अभी कन्वर्स में चले जाते चलिए। अगर मैं इसका कन्वर्स देखता हूँ तो कन्वर्सली आप लिख लीजिएगा। अभी हम कंसीडर क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉसेट, राइट कॉसेट उसके इक्वल है, और इसको हम नॉर्मल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो लिखिएगा conversely suppose that the product of two right cossets of H, आपको अगर क्वेश्चन में लेफ्ट कॉसेट देकर के आया तो सारे HAHB की जगह में AHBH लिखिएगा, उधर गड़बड़ मत कर दीजिएगा फिर। क्लियर है क्या? समझ में आया ना? चलो तो आगे हम बात करते हैं। कन्वर्सली देखो, कन्वर्सली suppose that the product of two right cossets of H in G is again a right coset of H in G। नीचे लिखो let X belongs to G, then HX and HX inverse are two right cosets of H in G, then as a supposed HX into HX inverse is also a right coset of H in G, is also a right coset of H in G। समझ में आया ना कि हमने कंसीडर करके आया था ना कि ये दोनों अगर दो राइट कॉसेट है तो इनका प्रोडक्ट भी एक राइट कॉसेट होगा उसी ग्रुप G में। तो as a supposed HX into HX inverse is also a right coset of H in G। Now X belongs to HX and
एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच एक्स इनवर्स, क्योंकि एक्स तो इसमें होगा और एक्स इनवर्स इसमें होगा, क्योंकि एच को अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर करता हूं तो यहाँ पे मैं इसको ई एक्स लिख पाऊंगा ना, तो ई एक्स तो एच एक्स में बिलोंग करेगा, सिमिलरली ई एक्स इनवर्स भी एच एक्स इनवर्स में बिलोंग करेगा, तो वही लॉजिक है। तो अगर ये इसमें है ये इसमें है तो दोनों का प्रोडक्ट भी मैं किस में बोल सकता हूँ, एच एक्स इंटू एच एक्स इनवर्स में बोल सकता हूँ। क्लियर है? और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, x इंटू एक्स इनवर्स ई हो जाएगा, और यहाँ पे दो राइट कोसेट का प्रोडक्ट एक और राइट कोसेट के इक्वल होगा ना ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल गया कि E बिलोंग्स टू एच वाई पता चल गया, मतलब एच वाई एक नॉन एम्प्टी सेट है। फिर लिखो बट H itself a right coset of H, H itself a right coset of H, H itself a right coset of H containing E and any two right cosets are either identical or disjoint, है ना। सो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। समझ में आया ना। और इसी चीज को मैं किसके इक्वल बोल पाऊंगा, एज के इक्वल बोल पाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि एज भी एक राइट कॉसेट है खुद एज का, कंटेनिंग द एलिमेंट ई, और कोई भी दो कॉसेट हमेशा या तो राइट कॉसेट या लेफ्ट कॉसेट या तो इक्वल होगा या तो डिसजॉइंट होगा, तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने इक्वल मान लिया, ऐसे ये डिसजॉइंट तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो एच एक्स इंटू एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच वाई इक्वल टू एच आपका यहाँ से निकल गया, जहाँ पे एक्स आपका जी का एलिमेंट है, ये लिखना मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका जो एलिमेंट होगा दैट इज h1x इंटू h2x इनवर्स, उसको भी मैं h पे बिलोंग करा पाऊंगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो इस सेट का सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा। फॉर ऑल h1, h2 बिलोंग्स टू h, और कैपिटल x स्मॉल x तो g पे है ही। ठीक है, तो यहाँ से आप अभी अगर एसोसिएटिविटी का गेम खेलते जाओगे तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, चलो उससे पहले मैं एक काम कर देता हूँ, प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ h1 इनवर्स से। ठीक है, तो ये आ जाएगा h1 इनवर्स इंटू h, तो अभी आप एसोसिएटिविटी लगा दो यहां से। ठीक है, तो ये आ जाएगा h1 इनवर्स h, और h1 इनवर्स इंटू h को मैं h के इक्वल लिख पाऊंगा। क्यों लिख पाऊंगा, क्योंकि h1 h का एलिमेंट है, तो h1 इनवर्स भी h का एलिमेंट होगा, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब वही कोसेट का जो प्रॉपर्टी है कि अगर ये कोई एच का एलिमेंट है, जो पहले यूज़ किया था कि सेम सेट का एलिमेंट से अगर कोसेट फॉर्म करता हूँ तो वो उसी सेट के इक्वल होगा, मतलब सेम सब ग्रुप का एलिमेंट से अगर कोसेट फॉर्म किया जाता है तो वो उसी सब ग्रुप के इक्वल आएगा। दैट इज एच इंटू कैपिटल एच इक्वल टू कैपिटल एच इंटू एच इक्वल टू एच कैपिटल एच था, ये प्रॉपर्टी था ना यार, फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ठीक है, उसी को यूज़ किया गया है, तो इसको मैं ये लिख पाऊंगा क्योंकि h1 इनवर्स भी h का ही एलिमेंट होगा, एज h1 कैपिटल H का एलिमेंट है तो h1 इनवर्स भी उसी का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो सब ग्रुप कैसे होगा। तो यहां से मैं इसको E लिख दूंगा, और E इंटू एनी एलिमेंट विल बी दैट एलिमेंट। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G एंड H2 बिलोंग्स टू कैपिटल H। तो ये किसका डेफिनेशन हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन हो गया। देयरफॉर यहाँ से क्या क्लियरली प्रूफ हो गया कि H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ से बहुत ही अच्छे से आपका प्रूफ हो जाता है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट या राइट कोसेट अगर एक और लेफ्ट या राइट कोसेट के इक्वल हो जाता है उसी पर्टिकुलर ग्रुप में, तो वो सब ग्रुप नहीं रहेगा, तब वो एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। और अगर HG का एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो भी हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू लेफ्ट और राइट कोसेट इज आल्सो इक्वल टू ए लेफ्ट और राइट कोसेट। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। तो यही आपका फाइनल स्टेटमेंट रहा, समझ में आया ना, क्लियर है। चलो, तो आज के लिए यहाँ तक रखेंगे, है ना। आप ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जबकि ये बाकी सब जो मैंने होमवर्क में दिया वो तो मैं क्लास में डिस्कस करूँगा, जूम सेशन जब भी होगा। बट ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मैं अगले लेक्चर में ही आपको करा के दूंगा। अभी के लिए इस लेक्चर के लिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। पहला वाला तो आ भी चुका है एग्जाम में, ठीक है, 2017-18 के आसपास ही आया है, ठीक है। तो ज़रूरी ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में वापस कराएंगे आपको, कराने के बाद ही क्वेश्चन ग्रुप स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। तो मान लीजिए अगले लेक्चर तक क्वेश्चन ग्रुप हो जाएगा, तो क्वेश्चन ग्रुप हो जाने के बाद यूनिट 3 का हमारा बस एक टॉपिक बच जाता है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। वो हम रिमेनिंग और 2 लेक्चर में हो जाएगा, मान लीजिए, और 2 to 3 लेक्चर में आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा रिंग थियरी स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो चलो दोस्त, तो आज के लिए हम यहाँ तक समाप्त करते चीज़ों को, ठीक है। आप अच्छे से समझ करके नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा प्रॉपरली, एक एक चीज़ समझिएगा। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास में भी पूछ सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये है हमारा एंटायर टॉपिक नॉर्मल सब ग्रुप, तो ज़रूर इसको अच्छे से समझना आपका जिम्मेदारी है, नोट्स भी बनाना जिम्मेदारी है, और जो डाउट्स है अकॉर्डिंगली आप प्रॉपरली पूछ के ख़त्म करके प्रैक्टिस करके रखिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो या फिर चीज़ों को एकदम से याद ना करना पड़े, ठीक है। आप समझ के उसमें लॉजिक जो है उसको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। देखो, एक बार देखने से तो किसी को भी याद नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से और डेवलप कीजिएगा प्रैक्टिस कर करके, तभी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा, मिलेंगे अगले लेक्चर में।